आलसी दामाद। वैसे तो दामाद हर घर का लाडला और आदरणीय होता है, लेकिन ये दामाद जी ऐसे हैं जो ससुराल को ही अपना घर समझ बैठे हैं। तो आइए देखते हैं। अरे साले साहब, जरा मुझे टीवी का रिमोट तो पकड़ाना। अब मुझसे उठा नहीं जा रहा है। आईपीएल शुरू होने वाला है। क्या जीजा जी, सामने पड़ा हुआ रिमोट भी आपसे नहीं उठाया जा रहा है? सारा दिन घर पे पड़े रहते हैं, टीवी देखा करते हैं और कुछ न कुछ निकाल के फ्रिज से हमेशा खाया करते हैं। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मेरे साथ ऑफिस चला करिए, मगर नहीं। अच्छा बेटा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि तुम हमें बताओ। अरे जाओ जाओ, अपना काम करो। बंटी जानता था कि घनश्याम लाल पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। बड़ा आया था मुझे ज्ञान बांटने। फिर घनश्याम लाल टीवी देखने में व्यस्त हो जाता है। अरे कोहली आउट, अरे सिट। कभी तो आईपीएल में चल जाया कर, बस पहली गेंद में आउट हो जाता है। घनश्याम लाल पैसे और मौज मस्ती से बढ़कर दुनिया की किसी और चीज़ को अहमियत नहीं देता था। उल्टे सीधे कामों में अपना सारा दिन बिता देता था। घर का इकलौता दामाद होने के कारण उसे कोई कुछ नहीं कहता था। फिर एक दिन घनश्याम लाल अपनी सास से कहता है, अरे क्या हुआ दामाद जी, आप ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं माता जी, वो आज मैं बाजार जा रहा था। मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ। वो मैं अपना एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ ना, इसीलिए थोड़ा पैसों की ज़रूरत थी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। फिर मनोरमा जी तिजोरी से पैसे निकालकर अपने दामाद घनश्याम लाल को दे देती हैं। घनश्याम लाल जेब में पैसे डालकर वहाँ से चला जाता है। शाम को घनश्याम लाल सोफे पर बैठा हुआ मोबाइल में गेम खेल रहा होता है। हाँ हाँ भाई, थोड़ा और आगे चल। हाँ हाँ, अभी रुक, मैं अभी आता हूँ। अचानक कमरे में घनश्याम लाल की पत्नी शोभा आ जाती है। अच्छा, तो ये है आपका लैपटॉप। आप तो मेरी माँ से कह के गए थे कि मैं नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, तो ये है आपका नया बिजनेस। अरे भाग्यवान, इस फोन की बैटरी बहुत अच्छी है। अरे भाग्यवान, इस फोन की बैटरी बहुत अच्छी है। मैं सारा दिन बैठकर इसमें गेम खेल सकता हूँ। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। वैसे भी मुझे पत्थर से सर फोड़ने का कोई शौक नहीं है। इस घर में सब एक से एक नमूने हैं, जिसे देखो बस हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा रहता है। इस तरह घनश्याम लाल का तो रोज का हो गया था। वह किसी न किसी बहाने से रोज अपनी सासू माँ से पैसे लेता और बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में उड़ा देता। एक दिन घनश्याम लाल की ससुराल का पुराना वकील उसके घर आता है और उसकी सास से कहता है, माँ जी, मैं अगले हफ्ते कचहरी जाकर प्रॉपर्टी के सारे पेपर साथ ले आऊँगा और बंटी बेटा के दस्तखत करवा के सारी जायदाद उसके नाम कर दूँगा। घनश्याम लाल वहीं पास में खड़ा वकील की सारी बातें सुन लेता है। तो ये बात है, ये सारी प्रॉपर्टी उस बेवकूफ बंटी के नाम हो जाएगी, लेकिन मेरा भी नाम घनश्याम लाल है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले दिन रामू प्रॉपर्टी के सारे पेपर तैयार करवा के वकील के साथ घनश्याम लाल के पास आ जाता है। घनश्याम लाल उसे लेकर अपनी सास के पास जाता है और अपनी सास से कहता है, माँ जी, मैंने फैसला कर लिया है कि अब इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर उठाऊंगा।
बस माँ जी, ये कुछ कागजात हैं, इन पर आप अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे बेटा घनश्याम लाल, इसी दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मैं अभी इन कागजात पर दस्तखत कर देती हूँ। कागजात पर दस्तखत होते ही सारी प्रॉपर्टी घनश्याम लाल के नाम हो जाती है। घनश्याम लाल के नाम प्रॉपर्टी होते ही अगले दिन घनश्याम लाल बंटी से कहता है, बंटी, कल से तुम्हें दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नए लोगों की भर्ती कर ली है। और हाँ, अपने लिए तुम दूसरी नौकरी ढूंढ लो और साथ के साथ रहने के लिए दूसरा घर भी। तभी वहाँ घनश्याम लाल की सासू माँ आ जाती हैं और उनसे कहती हैं, अरे अरे ये सब तुम क्यों कर रहे हो बेटा घनश्याम लाल? अरे हम तो सब तुम्हारे अपने हैं। अरे माँ जी, मैं तो सिर्फ पैसों को अपना मानता हूँ। पैसे हैं तो सब कुछ है। बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और वैसे भी माँ जी, मैं ये सब अपने अच्छे भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। तभी वहाँ घनश्याम लाल की पत्नी शोभा वहाँ आ जाती है और गुस्से में कहती है, देखो जी, मेरे माँ और भाई अगर इस घर को छोड़कर जाएंगे तो मैं भी अपने बेटे को लेकर उनके साथ चली जाऊंगी। हाँ, आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। लेकिन शोभा की बातों का घनश्याम लाल पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि घनश्याम लाल के सर पर तो दौलत का भूत सवार होता है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम भी जाओ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम रोज रोज ये तुम्हारी खिटपिट तो नहीं सुननी पड़ेगी। फिर अगले दिन बंटी उस घर से सबको लेके चला जाता है और फिर घनश्याम लाल उस बड़े से घर में अकेले रहने लगता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन तो घनश्याम लाल बहुत मज़े में काटता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अकेलापन उसको काटने को दौड़ने लगता है। अब वो समझ जाता है कि परिवार के बिना ज़िंदगी जीने में कोई मज़ा नहीं है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वह अपनी पत्नी के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है। शोभा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सोचा था कि मैं अकेले रहूँगा तो बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो घर तो जैसे काटने को दौड़ता है। चलो, तुम मेरे साथ चलो। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको धोखा दिया। मुझसे भूल हो गई माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे साथ घर चलिए। बंटी, मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई। चलो, सब लोग घर चलो अब। इस तरह घनश्याम लाल सबसे बारी बारी माफ़ी मांगता है और सब लोग उसे माफ़ कर देते हैं। फिर उसका साला बंटी उससे कहता है, अरे जीजा जी, माफ़ी मांगते हुए आप अच्छे नहीं लगते। इस काम के लिए हम साले हैं ना। बस आप अगर मुझ पे एक कृपा करना चाहते हैं तो इतना कर दीजिए कि आपने बगल में जो प्लॉट ले रखा है आप उसको बनवा लीजिए और दीदी और बच्चे के साथ आप जाकर अपने प्लॉट में रहिए और कृपा करके मेरा घर खाली कर दीजिए। मैं अपने घर को अच्छे से संभाल लूँगा। अपने माँ बाप का ख्याल मैं खुद ही रख लूँगा। आप यहाँ से जाएंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे बाबूजी ने थोड़ी सी दया क्या दिखाई आप पे? आप तो इस घर पे कुंडली ही मार कर बैठ गए। अरे अब मेरी पत्नी आ गई है, मेरे भी बच्चे हो गए हैं। कम से कम अब तो थोड़ा शर्म करिए। ससुराल में पड़े पड़े कब तक रोटियां तोड़ेंगे जीजा जी? आप अपना घर बनवाइए और उसमें अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहिए। अरे नहीं नहीं बंटी बेटा, ये तू क्या कह रहा है? अरे भला इस घर में बेटे की भी जरूरत है और बहू की भी। हाँ हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बहू की ज़रूरत तो घर में होती ही है, बेटी की भी होती है, लेकिन कभी कभी। इसका मतलब ये नहीं कि बेटी हमेशा मायके में ही रह जाए। नहीं, फिर भी शोभा इस घर से नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। तो ठीक है माँ, आपको जीजा जी के साथ रहना है
तो आप जाइए और उन्हीं के साथ रहिए। फिर मनोरमा जी अपनी बेटी और दामाद के साथ चली जाती हैं और उन्हीं के साथ रहने लगती हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में अरे शोभा, तुम्हारी माँ कितना खाती है, दिन भर खाती रहती है, और दवाई का खर्चा ये सब कहाँ से आएगा। फिर कुछ ही दिनों में दामाद जी अपनी सासू माँ से ऊब जाते हैं और बात बात में उन्हें डांट कसने लगते हैं। आखिर बेटा बेटा ही होता है, दामाद भला अपनी सास को कभी रख पाया है। फिर आखिरी में तंग आकर बूढ़ा माता अपने बेटे के पास वापस आ ही जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे रिश्ते पैसे से कहीं ज़्यादा अधिक मूल्यवान होते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों की मान और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। कहीं ऐसा मौका ना आ जाए कि रिश्ते तार तार हो जाएं।